डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 ज्योग्राफी एमसीक्यू। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पटल में सेल विध्वंस होता है और पुनः वही सेल पिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वलन, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी भ्रंश और ऑप्शन डी है दरार। तो इसे क्या कहा जाता है? इसको भ्रंश कहा जाता है, क्योंकि भ्रंश में क्या होता है, जब दो पिंडे विखंडित होता है तो वो या तो विपरीत दिशा की ओर प्रवाहित होता है या सापेक्षित दिशा की ओर प्रवाहित होता है, एक दूसरे की ओर। तो ये क्या है? भ्रंश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थिर रूपों में से कौन सा विवर्तनिकी बल के कारण निर्मित होती है? ऑप्शन ए रिप्ट घाटी, ऑप्शन बी अंधी घाटी, ऑप्शन सी यू आकार की घाटी और ऑप्शन डी है वी आकार की घाटी। तो इसमें आपका आंसर है रिप्ट घाटी, क्योंकि जो यू आकार की घाटी है वो आपके हिमानी अपर्दन से निर्मित होता है। वी आकार की घाटी जो है वो नदी अपर्दन द्वारा होता है, और जो अंधी घाटी वगैरह है ये आपके जो समुद्र तटीय है उसके द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वृहद संचलन का तीव्र प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है सेल गिरना, ऑप्शन बी है पैंग प्रवाह, ऑप्शन सी है सेल परत अपवर्तन और ऑप्शन डी है मृदा सर्पण। तो इसमें जो मृदा सर्पण है ये जो है वृहद संचलन का तीव्र प्रकार में से नहीं है। ये वृहद संचलन का जो मंद प्रकार है उसका उदाहरण है, और बाकी जो तीन है ये तीव्र प्रकार से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टकराव क्षेत्र में प्लेटें स्थायी रूप से जुड़ी जाती हैं, यानी कि जुड़ जाती हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई विवर्तनिकी क्रिया नहीं घटित होती है? ऑप्शन ए है अपसारी मंडल, ऑप्शन बी है क्षेपण मंडल, ऑप्शन सी है महाद्वीपीय भ्रंश और ऑप्शन डी है रूपांतरण मंडल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी महाद्वीपीय भ्रंश। यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेटें हैं वो स्थायी रूप से जुड़ जाती है और किसी भी प्रकार की विवर्तनिकी क्रिया घटित नहीं होती। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन भूकंपी तरंगों के बारे में सही है? फर्स्ट है पी तरंग का वेग अनुप्रस्थ सेल के संकुचन की विकृत तथा घनत्व पर निर्भर करता है। बी है पी तरंग एश पी तरंग और एस तरंग उसकी तुलना में तीव्र गति से गतिमान होती है। फिर है सी ए तरंग जो है टेढ़े मेढ़े पथ पर अनुगम करती है, यानी कि टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है, और पी एस जो तरंग है उसके बाद पहुंचती है। फिर है एस तरंग, इसका वेग जो है अनुप्रस्थ सेल के घनत्व पर प्रतिरोधक पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी और सी, कि पी तरंग एस तरंग की तुलना में तीव्र गति से चलती है, और जो सी है वो है ए तरंग। ये क्या होता है, टेढ़े मेढ़े पथ पर अनुगम करती है, और ये क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है, और पी और एस तरंग के बाद पहुंचती है। तो ये दोनों आपका आंसर है। तो इसका आंसर जो है वो है डी, बी और सी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्लेट विवर्तनिकी के बारे में सही है? ऑप्शन ए है प्लेट विवर्तनिकी भूतल के स्थलाकृति लक्षणों के निर्माण का मुख्य बल है। फिर सेकेंड है मध्य महासागरीय कटक गहरे अभिकेंद्र भूकंपों वाली विध्वंसक प्लेट सीमा रेखा है। फिर तीसरा है रेडियो सक्रियता जन्य ऊष्मा प्लेट विवर्तनिकी के पीछे निहित बल है। और डी है सेल विखंडित होकर खंडित तल के साथ गति करती है, जिसे वलन कहा जाता है। तो इसमें का जो ऑप्शन ए है प्लेट विवर्तनिकी भूतल के स्थलीय जो लक्षण से निर्माण का मुख्य बल है, तो ये राइट है। और सेकेंड दिया है मध्य महासागरीय कटक गहरे अभिकेंद्र भूकंप वाली विध्वंसक प्लेट सीमा रेखा है, तो ये आपका गलत है। और रेडियो सक्रियता जन्य ऊष्मा प्लेट विवर्तनिकी के पीछे निहित बल है, तो ये आपका राइट है। और जो डी है विखंडन होकर अपखंडित तल के साथ गति करती है, इसको वलन कहा जाता है, तो ये आपका रॉन्ग है, यानी कि आपका ए और सी राइट है। आंसर इसका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों की पहचान कीजिए। फर्स्ट है, उत्तरी पश्चिमी हिमालयी राज्य भूकंप और भूस्खलन से अधिक सुभेद है। ऑप्शन बी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी प्रस्फुटन की संभावना अधिक है। ऑप्शन सी है, आजकल भूकंप का पूर्वानुमान संभव है। और ऑप्शन डी है, मानव जनित गतिविधियां हिमालयी राज्यों में भू आकृतिक खतरों को त्वरित करती या कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी राज्य में भूकंप और भूस्खलन के अधिकेंद्र बहुत अधिक है, क्योंकि ये हिमालय में क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन अधिक होता है। और ये आंसर डी जो राइट है वो है, मानव जनित गतिविधियों के कारण हिमालय राज्य में जो भू आकृतिक खतरा है वो त्वरित है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, भूस्खलन अधिक हो रहा है, इसी को भू आकृतिक खतरा के नाम कर दिया गया है। तो आपका आंसर ए और डी है, इसमें ऑप्शन आपका डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कोरियलिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में उपस्थित है। ऑप्शन बी है, कोरियलिस बल भूमध्य रेखा पर अधिक व ध्रुवों पर शून्य होता है। फिर सी है, कोरियलिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती भी जाती है। और डी है, जो कोरियलिस बल है इसके कारण वे जो विचलन की मात्रा पृथ्वी के घूर्णन देशांतर वस्तु के अनुसार भिन्न होती है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट, कोरियलिस बल पृथ्वी के सापेक्ष गतियों में उपस्थित होती है। और सेकेंड जो है इसके साथ वो है आंसर सी, कोरियलिस बल पृथ्वी की शक्ति के गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती है, क्योंकि ये क्या होता है, जो ध्रुवीय अक्षांश है वहाँ पर कोरियलिस बल का प्रभाव अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर इसका प्रभाव शून्य होता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, उल्टा दे दिया है। तो इसका आंसर जो है ए और सी, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रॉक्सी आंकड़ों के स्रोत हैं? फर्स्ट है ऐतिहासिक दस्तावेज, सेकंड है समुद्री तली अवसाद, फिर है उपग्रही डेटा और फिर है जीवाश्मी पराग। तो इसका आंसर है ऐतिहासिक दस्तावेज, इससे भी हमें जानकारी मिलती है, और समुद्री तली अवसाद, इससे भी हमको जलवायु परिवर्तन संबंधी जानकारी मिलती है। और जो उपग्रही डेटा है तो इसके माध्यम से हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होता। जीवाश्मी पराग, तो जीवाश्म के माध्यम से भी हमें जलवायु परिवर्तन की जानकारी होती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 है ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार और सूची 2 जो है उसकी विशेषताएं हैं। तो सूची जो 1 है उसमें है पेलियन प्रकार, फिर है हवाईयन प्रकार, इस्तांबुली प्रकार और वाल्कियन प्रकार। और इसमें विशेषताएं हैं अधिक द्रवित बेसाल्टी लावा निरंतर और शांत प्रकृति का, फिर है कम द्रवित बेसाल्टिक लावा जो कि विस्फोट प्रकृति का होता है, फिर तीसरा दिया है श्यान लावा जो हवा के संपर्क में आने के बाद द्रवावस्था में रहता है, और डी है श्यान लावा जो प्रचंड रूप में होता है। तो इसका जो आंसर है वो है पेलियन प्रकार। तो पेलियन प्रकार का होता है अत्यधिक श्यान लावा जो प्रचंड रूप में होता है। तो आपका ए जो है वो किस में जाएगा, ये फी में जाएगा। फिर हवाईयन प्रकार, तो हवाईयन प्रकार का विशेषता क्या है, वो है अधिक द्रवित बेसाल्टी लावा निरस्त एवं शांत प्रकृति का होता है। इसके बाद है इस्तांबुलियन प्रकार, तो ये जो इस्तांबुलियन प्रकार है वो है दूसरे कम द्रवित बेसाल्टिक लावा और विस्फोटक प्रकृति का होता है। फिर नेक्स्ट है वाल्किनियन प्रकार, तो ये जो है ये है तीसरे नंबर में, श्यान लावा जो हवा के संपर्क में आने के बाद द्रव्य अवस्था में रहता है। तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पास मिला दिए हैं और यहाँ पास ऑप्शन इसका नीचे है, तो इसके ऑप्शन में आपका आंसर ए है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतिक परिघटना तीव्रतम रूप से घटित होती है, यानी कि तीव्र गति से होती है? ऑप्शन ए है पंख प्रवाह, ऑप्शन बी है भूमि प्रवाह, ऑप्शन सी है मलबा हिमस्खलन और ऑप्शन डी है मृदा सर्पण। तो पंख प्रवाह क्या है? ये धीमी गति से होता है, यानी कि एकदम तीव्र गति से नहीं होता, मध्यम है। भूमि प्रवाह भी है, ये तीव्र गति से नहीं होता, ये क्या है? एकदम मंद गति से होता है। मृदा सर्पण भी मंद गति से होता है, लेकिन हिमस्खलन क्या होता है? तीव्र गति से होता है। तो इसका आंसर सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के अधिकेंद्र के मानचित्रण के लिए कम से कम कितने भूकंपी केंद्रों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है? तो भूकंप अधिकेंद्र की मानचित्रण करने के लिए कम से कम कितने आंकड़ों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3। 3 आंकड़ों की आवश्यकता से हम भूकंप अधिकेंद्र की मानचित्रण कर सकते हैं, क्योंकि उससे हम उसकी लहर को दर्शाते हैं। फिर है, किसने कहा था कि घाटी पसार व ढाल बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रिया के सापेक्षिक महत्व का संकेत प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर है, फर्स्ट है डेविस और बी है पेंक, सी है किंग और डी है गिलबर्ट। तो इसे जो कहा था उन्होंने पेंक महोदय है। पेंक महोदय ने इस कथन को कहा था। फिर 4 है, निम्न क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भूकंप के परिणाम से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? यानी कि इसमें कौन सा है जो भूकंप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए विखंडित भ्रंश खंड की लंबाई, ऑप्शन बी क्षति की प्रचंडता, ऑप्शन सी केंद्र की गहराई, ऑप्शन डी है भूकंप से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी क्षति की प्रचंडता। ये भूकंप पर इसका प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, अपर्दन चक्र का डेविशियन मॉडल भू आकृति विकास की स्थानिक निर्भरता श्रृंखला पर विचार करता है। फिर बी है, पैंक का भौगोलिक चक्र मॉडल भू आकृति विकास की काल स्वतंत्र श्रृंखला पर विचार करता है। ऑप्शन सी है, डेविशियन भौगोलिक चक्र के चरण पर अत्यधिक बल दिया गया है, संरचना पर कम बल दिया गया है। फिर है डी है, पैंक ने बल दिया है कि भू आकृतियों के रूप उत्थान की अवस्था एवं दर तथा निम्नीकरण की दर से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, सी और डी। ये भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, यानी कि इसका आंसर ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया हुआ है संकल्पना और सूची जो 2 है उसमें विद्वान का नाम दिया है। तो जो प्राइमारफ है इसकी संकल्पना किसने दी है? तो ये जो प्राइमारफ है ये उत्थान की पहली अवस्था है जिसे पेंक महोदय ने दी है। इसके बाद है पेडी प्लेन। तो ये जो पेडी प्लेन है इसकी अवधारणा किसने दी है? एल्सी किंग ने। इसके बाद है पेन प्लेन। तो पेन प्लेन को किसने दी है? C.H. क्रिंकले ने। इसके बाद है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन को किसने दिया है? संप्रदाय मैदान को डेविस ने। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की अनुदैर्ध्य भ्रंश रेखाओं को दक्षिण से उत्तर तक व्यवस्थित कीजिए, यानी कि खड़ी जो रेखाएं हैं उसको बता रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है हिमालय अग्रभागी भ्रंश, फिर है मुख्य परिसीमी क्षेत्र और फिर सी है सिंध सांगपो क्षेत्र और डी है मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट में रहेगा हिमालयी अग्रभागी, सेकेंड में रहेगा मुख्य परिसीमा क्षेत्र, इसके बाद रहेगा मुख्य केंद्रीय क्षेत्र और इसके बाद रहेगा आपके चौथे नंबर पे सिंधु सांगपो क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए, बी, डी, सी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर रूप में हासमान विकास को निर्दिष्ट करते हुए डब्ल्यू पेंग द्वारा इनमें से किस पद को प्रयुक्त किया गया? हासमान यानी कि जो उसका अंतिम रूप है उसको किस वर्ड से
उन्होंने इंगित किया है। फर्स्ट है प्राइमारा, ऑप्शन बी है अपस्ती जिंडे, ऑप्शन सी है ग्लेशिक फार्मिंग और ऑप्शन डी है अबस्ती जिंडे। तो इसमें प्राइमारब को प्रथम अवस्था है और अपस्ती जिंडे ये मध्यम अवस्था है और अबासी जिंडे अंतिम अवस्था है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ये क्योंकि ये क्या है अंतिम अवस्था को, ह्रासमान विकास को दर्शा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है पैंथालासा, सेकेंड है पूरा जलवायु, 3 है समुद्री नितल प्रसारण और डी है जिक्सा फिट। तो इसमें से महाद्वीपीय प्रवाह से सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है? समुद्री नितल प्रसारण। ये क्या है? समुद्र नितल प्रसारण ये आपके महासागरीय प्रवाह से संबंधित है और बाकी सब जो है ये महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस भ्रंश में भूस्खलन का बहुत बड़ा जोखिम निहित है, यानी कि बहुत बड़ा जोखिम किसमें है? ऑप्शन ए है आपके नतिलंब अथवा आंतरिक धारा भ्रंश, ऑप्शन बी है सामान्य भ्रंश, ऑप्शन सी व्युत्क्रम भ्रंश और ऑप्शन डी है अधिक्षिप्त भ्रंश। तो इसका जो आंसर है वो है व्युत्क्रम भ्रंश, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत अधिक जोखिम होती है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है स्तर पटक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका अभिलक्षण है? फर्स्ट है बेसाल मैग्मा, ऑप्शन बी है अंतर्धारी परत शामिल होती है, ऑप्शन सी है मैग्मा गैस युक्त एवं अत्यधिक संश्लेषित होता है और मैग्मा निम्न दाब पर उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन बी अंतर्छारी परत शामिल होती है और ऑप्शन जो सी है मैग्मा गैस युक्त और अत्यधिक संश्लेषित होता है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के ब्रह्मांडांकनी में विवेचित ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रकारों को पहचाना है हमको। ऑप्शन ए दिया हुआ है दार्शनिक उत्पत्ति, ऑप्शन बी है कलात्मक उत्पत्ति, ऑप्शन सी है यांत्रिक उत्पत्ति और ऑप्शन डी है रासायनिक उत्पत्ति। तो इसका जो आंसर है वो है ए, बी और सी, क्योंकि उस समय रासायनिक उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं था वेदों के समय। इसमें यांत्रिक उत्पत्ति को बताया गया था, यानी कि भौतिक उत्पत्ति, दार्शनिक उत्पत्ति और कलात्मक उत्पत्ति। यांत्रिक को भौतिक उत्पत्ति के नाम से जाना जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर जो है सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 है भूकंप स्थल और सूची 2 है विवर्तनिक पर्यावरण। तो इसका जो आंसर है वो बताना है हमको। एक है ईरान और सेकेंड है मेक्सिको सिटी, फिर है सैन फ्रांसिस्को और डी है जावा। और विवर्तनिकी पर्यावरण है क्षेपण मंडल, रूपांतरण सीमांत, अंतःसागरीय प्रक्षेपण और अंधभ्रंश। तो इसका जो आंसर है वो ए का कौन सा आएगा? रुकिए इसको थोड़ा वो कर देते हैं। ईरान, तो ईरान में आपका जो आंसर है वो आएगा अंधभ्रंश, ये आ गया ईरान में। फिर है मेक्सिको सिटी, तो मेक्सिको सिटी का जो आंसर है वो है आपका क्षेपण मंडल। इसके बाद है सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को का जो आएगा वो है रूपांतरण सीमांत और जावा का जो है वो अंतःसागरीय प्रक्षेपण, यानी कि इसका जो आंसर है वो बी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक में MCQ लेकर के आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।